नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारी क्लास होगी भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जामिनेशन में कॉमन है, यहाँ से एक दो सवाल आपके बन जाते हैं। टॉपिक है हमारा राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। यानी जो हमारी हिंदी है जिसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, ध्यान रखेंगे राष्ट्रभाषा हम इसको मानते हैं। हालांकि राष्ट्रभाषा होने के इसके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, फिर भी कुछ वजहों से इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो राष्ट्रभाषा कहीं पर भी संविधान के अंदर रिटर्न में नहीं है, हालांकि हम इसको मानते हैं, लेकिन जो संविधान में इसको दर्जा दिया गया है वो राजभाषा का दिया गया है। राजभाषा का मतलब होता है जिसमें सारे सरकारी कामकाज होते हैं, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा को आप राजभाषा के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो इसको आप लिख सकते हैं, राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। अब क्या सारे कामकाज आपके हिंदी में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सभी संवैधानिक कार्य जो होंगे या राजकीय कार्य जो होंगे वो हिंदी में होंगे। हम हर जगह आप देखेंगे ये लिखा हुआ है हिंदी अथवा अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है थोड़ा सा उसको समझते हैं, उसके बाद जब आप कंटेंट पर आएंगे तब चीज़ें आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। गुड आफ्टरनून स्वाति जी, वंदना जी, शिव सावित्री जी और हेमलता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत जो जुड़ चुके हैं। देखो आप जानते हैं बहुत लगभग 200 वर्षों तक हम गुलाम थे। हिस्ट्री आपने कई बार पढ़ी होगी। और उसके दौरान जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसको चेंज कर दिया गया, अंग्रेजी माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर दिया गया ताकि लोग जो है शरीर से भारतीय हों और मन से क्या हो अंग्रेज हों। तो अंग्रेज़ों को थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती, उनको बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने देश के जो लोग थे उन्हीं से वो अपना काम निकाल सकते थे। मतलब एक तरह से उनको मैनिपुलेट कर देना था। तो ऐसे में क्या हुआ, जब अंग्रेज जाने लगे, क्योंकि अंग्रेज शासक थे और उनकी अपनी जो भाषा थी, ध्यान रखेंगे जो शासक होता है उसकी जो भाषा होती है वही पूरे देश में लागू की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं, जब मुगल काल चल रहा था उस समय उनकी जो राजभाषा थी वो फारसी हुआ करती थी, क्योंकि मुगल जो है वो फारसी या उर्दू बोला करते थे, फारसी बोला करते थे, आप जानते हैं। तो ऐसे ही जब अंग्रेज आए वो क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। तो वो ये नहीं देखते हैं कि पूरी जनता जो है भारत की वो क्या बोल रही है, बल्कि वो ये देखते हैं कि हम किस में कंफर्टेबल हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज कौन सी है। तो इसलिए उन्होंने सारे कामकाज किस में करने शुरू किए, अंग्रेजी में करने शुरू किए। और हमारे देश के लोग जो हैं उनको भी अंग्रेजी सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय ऐसा आया, देश आज़ाद हुआ और वो चले गए, लेकिन जो उनकी अंग्रेजी थी वो अभी भी कामकाज की भाषा थी, तो एकदम से उसको बदला नहीं जा सकता था। कई बार आपने कहावत सुनी होगी, अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, प्रक्रिया लगभग 150-200 सालों से, तो एकदम से 150-200 साल आप इसको मान सकते हैं, एकदम से बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि सारी जो चीजें थी उस अंग्रेजी में चल रही थी। तो जब संविधान बना, आप जानते हैं संविधान बनने में हमारा समय कितना लगा था। समय की जब हम बात करते हैं तो 2 वर्ष कहते हैं, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था पूरी संविधान कंप्लीट होने में। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, तो उस समय जब ये लागू हुआ 1950 में, लागू कब किया गया था, 1950 में। तो सर्वसम्मति से ये बात सामने आई कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि भारत की बहुत ज्यादा जो संख्या थी वो हिंदी भाषी थी, मतलब सर्वाधिक संख्या जो थी हिंदी भाषी थी। तो ऐसे में मांग क्या उठी, मांग ये उठी कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करे, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, अपने देश का गौरव होती है। तो ऐसे में जब ये डिमांड उठने लगी, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन इसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए। क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत तरह की बोलियां, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अभी आप साउथ में चले जाएंगे तो उधर देखते हैं अपनी एक अलग ही लैंग्वेज है। आप नॉर्थ की साइड चले जाएंगे तो उधर मतलब हर स्टेट का आप मान लें या हर जिले का भी मान सकते हैं, अपनी एक अलग भाषा और बोली है। तो ऐसे में जो नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें या जो साउथ, विशेषकर साउथ का क्षेत्र था, यानी दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र था, वहां पर लोगों ने विद्रोह कर दिया
कि भाई अगर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो क्या हमारी भाषा बेकार है? यानी उनको लगा कि राष्ट्रभाषा बनाकर हिंदी हमारे ऊपर थोपी जाएगी। तो ऐसे में विद्रोह शुरू हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से ये बात रह गई जो हिंदी राष्ट्रभाषा हो। तो ऐसे में क्या किया गया, हिंदी को रिटन में यानी लिखित रूप में राजभाषा मान लिया गया। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें सभी सरकारी कामकाज हो सकते हैं। तो ये तो कुछ इसके पीछे की कहानी थी। अब आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम राजभाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं तो किन किन जगहों पर हमें हिंदी नजर आती है। जैसे हम बात कर लेते हैं भाग। आप जानते हैं हमारे संविधान के अंदर भाग बनाए गए हैं, हर भाग के अंदर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, आवाज आपको क्लियर आ रही होगी, आवाज में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, इसलिए मैं बीच बीच में देख भी रही हूँ। भाग 5 और भाग 6, ये दो भाग भी आपको याद रख लेने हैं। इसके अंदर दो आर्टिकल निकल के आते हैं। आर्टिकल क्या है? भाग 5 के अंदर आर्टिकल 120 है, और भाग 6 के अंदर आर्टिकल 210। इसके अंदर भी कुछ बातें हिंदी को लेकर कही गई हैं। हालांकि हिंदी के पक्ष में आप इसको नहीं मान सकते, आप इसको आगे देखेंगे। तो कहाँ कहाँ राजभाषा का जिक्र होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप देख रहे हैं। भाग 5 के आर्टिकल 120 के अंदर और भाग 6 के आर्टिकल 210 के अंदर हिंदी का या कार्यकारी जो भाषा होगी उसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बात करें तो भाग 17, ये जो भाग 17 है ये आपकी 8वीं अनुसूची में आता है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारी 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आप देखते हैं आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, यानी 343 से लेकर 351 तक किसी न किसी रूप में राजभाषा की बात की गई है या फिर कामकाज की भाषा की बात की गई है। तो आपको ये जो आर्टिकल है सबसे पहले तो वो याद रख लेना है, और किस आर्टिकल के अंदर क्या बातें कही गई हैं उसको अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और एग्जामिनेशन में कौन से आर्टिकल बहुत बार पूछे जाते हैं या रिपीट होते रहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो भाग 5, 6, भाग 17, आर्टिकल 210, 120, आर्टिकल 343 से 351 तक, ये आपको थोड़ी सी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है, कहाँ कहाँ इसके बारे में बातें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, और संविधान में जब हम आर्टिकल 120 की बात करते हैं, ये जो आर्टिकल 120 है इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, लेकिन फिर भी आप अपना नोट खुद बनाएं। जब आप खुद से नोट बना रहे होते हैं तो आप लिख भी रहे होते हैं, लिखने की प्रक्रिया साथ में चल रही होती है, चीजें और भी ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं, ठीक, अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। तो आर्टिकल भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 120 क्या कहता है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आपसे सीधा सवाल बन जाता है, अनुच्छेद 120 के अंदर किस प्रकार की भाषा की बात की गई है? तो जो संसद में प्रयोग होगी भाषा उसकी बात की गई है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। मैंने अभी कहा ना, स्वतंत्र रूप से हिंदी को स्थान नहीं दिया गया है। जब संविधान लागू होने लगा था तो ये कहा गया कि हम एकदम से चेंज कर नहीं सकते, तो क्यों ना हम अगले 15 वर्षों के लिए जो अभी चल रही है भाषा इसी को रहने दें, और बाद में राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसके अंदर इसको रिप्लेस, जो या अंग्रेजी लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे हिंदी के साथ या हटा देंगे इसको, तो क्या रह जाएगा? हिंदी में, केवल हिंदी में रह जाएगा। ऐसी मान्यता उस समय दी गई थी जब 1950 में संविधान लागू हुआ। लेकिन आप जानते हैं स्थितियां क्या रही होंगी, और ये कभी 15 साल बीते ही नहीं, वो समय जो है बढ़ता गया। अब तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ये अंग्रेजी जो शब्द है वो हटेगा कभी। तो शुरुआत में यही था, 120 के संसद के अंतर्गत क्या प्रयोग किया जाएगा? हिंदी या अंग्रेजी। लेकिन कहा गया कि अगर राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या फिर इसी पद पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति चाहे, इसी पद पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी, मतलब जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, और ये इसका आप आंसर दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। और लोकसभा का अध्यक्ष, ये दो ऐसे पद हैं
जो चाहे, मान लीजिए उनके सदन में कार्यवाही चल रही है और कोई ऐसा विशेष क्षेत्र का व्यक्ति है जिसको ना तो अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सभापति हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो चाहे तो उस व्यक्ति को अनुमति दे सकते हैं, और जब वो अनुमति दे देंगे तो वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए साउथ से हैं, ठीक है, आपको मलयालम बोलनी आती है, आपको ना तो अंग्रेजी आती है ना तो हिंदी आती है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति परमिशन लेगा और वो मलयालम में अपनी बात रखेगा। हालांकि अगर जो सदन में है उनको समझ नहीं आ रहा है तो उनके लिए ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, उनके लिए ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। ये आज़ादी दी गई है, लेकिन परमिशन लेनी होगी अध्यक्ष की। ठीक है, ये तो 120 की बात हो गई। आपने बस हेडिंग याद रख लेना है। हेडिंग ये याद रख लेना है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आर्टिकल 120 में कहा गया है, जिसमें यह भी मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता तो अपनी मातृभाषा में भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। क्लियर? 210 में क्या है? जैसे आपने कहा कि हम राज्यसभा या लोकसभा की बात करते हैं, राज्य स्तर पर आते हैं तो हम विधानमंडल की बात करते हैं। आर्टिकल जो है भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 210 है, जो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में हमें बताता है। इसमें सेम वही जैसे ऊपर कहा गया कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। हर राज्य की अपनी कोई विशेष भाषा होती है, वो चाहे तो अपनी राजभाषा में कर सकता है या फिर हिंदी में या फिर अंग्रेजी में कर सकता है। लेकिन कंडीशन यहाँ भी है, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है। सेम कंडीशन आती है कि मान लीजिए अब ये स्टेट लेवल पर है और किसी विशेष क्षेत्र में कोई बोली बोली जाती है, जैसे आप अयोध्या के हैं, आप अवधी बोलते हैं, आप ब्रज के हैं, आप ब्रज भाषा बोलते हैं, ठीक है, आप कहीं और के हैं, अलग तरह की बोलियां बोलते हैं। अब आप शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकते, शुद्ध अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, तो ऐसी स्थिति में आप परमिशन लेंगे और आपकी जो अपनी मदर टंग होगी, वैसे मातृभाषा बड़े स्तर पर हम हिंदी को मानते हैं, लेकिन परिभाषा देखते हैं तो वो भाषा जो आप अपनी माँ से सीखते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी भाषा में जो है संबोधित कर सकते हैं, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये दो आर्टिकल आपने याद रख लेना है। तो जो है, ठीक है, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210 जो अलग अलग जगहों पर हिंदी या अन्य भाषाओं की अभिव्यक्ति की बात करता है। आगे बढ़ेंगे, चलिए। संघ की राजभाषा, अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से जो है आपके सवाल बनते हैं। संघ की राजभाषा के बारे में भाग 17, और ये भाग 17 जो है आप 8वीं अनुसूची भी कहते हैं, 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8 जो शेड्यूल है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी आर्टिकल 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, ये आपको याद रख लेने हैं। अब अनुच्छेद एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या विशेष बातें हैं और कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। याद ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ये जो है हमारे एग्जाम में बनता है। तो आर्टिकल 343 जो है ये इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। 343(1) के अनुसार भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। यानी राजभाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी है, और संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। ये आप मानकीकरण में भी पढ़ चुके हैं। हिंदी के अंकों का प्रयोग ना करके इंटरनेशनल जो नंबर है, जिसको आप अंग्रेजी नंबर कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन लिपि जो है वो हिंदी की देवनागरी होगी। इसी के भाग 2 में कहा गया है, आर्टिकल 343 के भाग 2 में कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक, यानी 1950 में ये लागू हुआ था, तो कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी कामकाज की भाषा रहेगी। लेकिन बाद में 15 सालों के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा, और ये आगे आप देखेंगे किसमें समिति के गठन की बात की गई है। 15 सालों के बाद ये जो अंग्रेजी शब्द है इसको हटा दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत में मैंने कहा वो 15 साल आई नहीं, इसकी अवधि जो है बढ़ गई है और ये बढ़ती ही रहेगी ऐसा लगता है। अनुच्छेद 343 क्या है?
ये थोड़ा सा आपने पहला वाला देख लिया। पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अनुसार संघ भारत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? 343 यानी अनुच्छेद 343 के अनुसार। इस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन करेंगे। ठीक है, 15 सालों के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा। आयोग के सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, जो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे किसको? राष्ट्रपति को। यानी वो जायजा लेंगे कि क्या हमें जो अंग्रेजी चल रही है उसी में लोग कंफर्टेबल है, हमें उसी को आगे फॉलो करना है या उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये कमेटी गठित करने की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 344 के अंदर, जो जायजा लेगा देश की भाषाओं की। ठीक है, आगे बात करेंगे 345 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 345 कहता है कि राज्यों की राजभाषाएं जो है वो क्या होंगी उसके बारे में जिक्र करता है, यानी जो राज्य की राजभाषा है उसकी बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषा या भाषाओं का प्रयोग या फिर हिंदी को अपनाएंगे। यानी जो उनकी कामकाज की भाषा होगी, उनकी जो स्थानीय, जिसको आप बोली कहते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी भी है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता, राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग होती रहेगी। मतलब जब तक राज्य के द्वारा कुछ ऐसा नहीं कहा जाता है ऑफिशियली कि हमें अब ये लैंग्वेज अपनानी है, तब तक वो अंग्रेजी जो है काम में आती रहेगी। अब आर्टिकल 346 क्या कहता है? इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच संचार की बात की गई। संचार क्या? कम्युनिकेशन। अगर केंद्र को संचार से कुछ केंद्र को राज्य से कुछ कहना है या राज्य को केंद्र से कुछ कहना है तो उसके लिए कौन सी भाषा अपनाएंगे? तो उसमें कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको राष्ट्रपति से या सभापति से अनुमति नहीं लेने की जरूरत है। अगर आप चाहें, 2 राज्य के जो मेंबर हैं आपस में चाहें तो हिंदी में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो उस समय भाषा कहने का मतलब आप जानते हैं, भाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं समय समय पर। तत्कालीन समय में जो भाषा होगी उसी में पत्राचार किया जाएगा। तो अनुच्छेद 346 केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा को लेकर बात इसके अंदर कही गई है। अनुच्छेद 347 क्या कहता है? इसमें राज्यों में दूसरी राजभाषा को लेकर बात की गई है। इसके अनुसार अगर किसी राज्य का जन समुदाय, यानी कि वहां पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है, उसके द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है, तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता का आदेश दे सकते हैं। मान लीजिए कि पूरा एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर कोई कम्युनिटी रहती है जो अपनी विशेष प्रकार की भाषा बोलती है। अब वो सारे जो जन समुदाय हैं, लोगों का समूह है, वो डिमांड करने लग जाए कि मेरी ये जो भाषा है, मान लीजिए कोई ब्रज बोलता है, अब ब्रजभाषी जो लोग हैं वो आगे आ जाएं कि जो मेरी ब्रज भाषा है इसको विशेष राज्य के अंदर विशेष दर्जा मिला जाए और इसके अंदर भी कामकाज किया जाए। तो ऐसे में वो बात कहाँ तक जाएगी? राष्ट्रपति तक जाएगी, और राष्ट्रपति अनुमति देगा तो वो भी हो सकता है कि उसका जो कामकाज है वो उस भाषा में या उस बोली में, स्थानीय बोली में होने लग जाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो किसी मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 लोग बोल रहे होंगे, उसके लिए भी एक बड़ा जन समुदाय चाहिए होता है। 348 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा की बात इसके अंदर की गई है। इसके अनुसार जब तक कोई व्यवस्था ना की जाए तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होगी। केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक, सभी अधिनियम, आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में होगा। यानी जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई है किसकी? अनुवाद की। अगर ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है उस भाषा में तो वो अनुवाद वहां पर सबमिट कर सकता है। मतलब अपनी जो भाषा है
उसका अनुवाद प्रस्तुत कर सकता है अनुवाद के रूप में अंग्रेजी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, मैं हिंदी बोलती हूँ, मुझे कोर्ट में कोई काम करना है तो मैं अपनी बहस जो है हिंदी में करना चाहूंगी, तो मुझे जो मैं हिंदी में बोलूंगी या जिस पॉइंट को मैं वहां पर रखने वाली हूँ उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके वहां पर सबमिट करना होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 349 कहता है कि संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लिया जाएगा। अगर कोई चाहे कि जो ऊपर जो दिया गया है कि अंग्रेजी में ही होगा, उसमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। यानी जो भी हमारे देश का सर्वे सर्वा है उसकी अनुमति जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल 350 पे। ये क्या कहता है, 350 के देखो दो खंड हैं। खंड पहला वाला जो है, कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए, यानी अगर आपको कोई कष्ट है, कोई परेशानी है और आप उस परेशानी का निवारण करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप जिस वहां पर जो भाषा बोली जा रही है आप उससे अपरिचित हैं, तो ऐसे में आप अपनी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 क कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की व्यवस्था की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो 350 का करता है। इसको आप अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से मातृभाषा की जब हम बात करते हैं तो सवाल बनना स्वाभाविक है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, संविधान के इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देशों का जिक्र किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है हिंदी के विकास के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई है, आर्टिकल 351 के अंदर ये रखा गया है। इसके अनुसार हिंदी भाषा के प्रचार विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। यानी हिंदी के प्रचार प्रसार का काम किसके हिस्से में गया, केंद्र सरकार के हिस्से में गया, और केंद्र सरकार का काम है कि इसके विकास को वो और इसके प्रचार को भी आगे बढ़ाए। तो ये तो आर्टिकल हमारे 343 से 351 आपने देख लिए हैं, 343 से लेकर 351। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक तो आर्टिकल जो आपने शुरू में देखा 120 और 210, ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 343, जिसके अंदर संघ की राजभाषा हिंदी होगी, अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। और आर्टिकल 350 का जो कहता है मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाए अगर भाषाई अल्पसंख्यक हैं तो। और तीसरा जो है 351 जो भाषा के प्रचार प्रसार की बात करता है। तो ये 5 जो ऐसे आर्टिकल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप अलग से जो है हाईलाइट करेंगे। वैसे तो सारे एग्जाम्पल जो आपने सारे यहाँ पर आर्टिकल देखे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो कॉमन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टीचिंग के एग्जाम में पर्टिकुलर जो आते हैं वो यहीं से सवाल आते हैं। तो ये 5 आर्टिकल जो हैं, ये 5 आर्टिकल बिल्कुल आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब आर्टिकल देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि कौन सी बात किसके अंदर कही गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। भाग 5, भाग 6, भाग 17, तो ये 5 भाग, 3 भाग भी आपको याद रखना है, 5, 6 और 17। और 8वीं अनुसूची आपको याद रखनी है। 8वीं अनुसूची जो है 343 से 351, और इसी के अंतर्गत हमें 22 भाषाओं का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, अच्छी खासी संख्या में लोग आए हैं। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमारे 8वीं अनुसूची में सीधा सीधा सवाल बनता है, अब तो शायद कम हो गया बनना, कि कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। तो 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में दिया गया है, 8वीं अनुसूची में दिया गया है। भाग कौन सा है, भाग 17 है। तो ये बेसिक चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। हिंदी है आपकी, पंजाबी, उर्दू, इसके अलावा कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, इसके अलावा ओडिशा में बोली जाने वाली उड़िया भाषा जो है, इसके अलावा बांग्ला है, इसके अंदर गुजराती है, मराठी है, इसके अलावा सिंधी, तमिल और तेलुगु की बात कर लेते हैं, मलयालम भी है यहाँ पर, कन्नड़ भी है, इसके अलावा मणिपुरी भी है, कोंकणी भी है,
नेपाली है, संथाली है, मैथिली है, बोडो है और डोगरी। तो ये कुल 22 भाषाएं हैं जो आपके संविधान में दर्जित हैं। यहाँ पर एकमात्र बोली जो है, एकमात्र बोली है जिसको स्थान दिया गया है, और वो एकमात्र बोली क्या है? मैथिली है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद करनी हो तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ट्रिक, तो खैर इतनी भाषाओं की आप क्या ही बनाएंगे, आप कुछ चीजें हिंट के तौर पर याद रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 3 भाषाएं, कैटेगरी बनाइएगा कैसे आप इसको याद रखेंगे, इससे आपको ना 2-3 सवाल और मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो देवनागरी लिपि में, जो आप बहुत ज्यादा बार पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 3 भाषाओं को अलग कर लें। इसके अंदर कौन है? हिंदी है, संस्कृत है, आप फटाफट से लिख सकते हैं, और मराठी। हिंदी, मराठी हो गई आपकी, हिंदी हो गई आपकी, संस्कृत हो गई। ये 3 भाषाएं जो आपको, तो भारतीय संविधान की जब बात करेंगे तो तुरंत ही आपके मन में आना चाहिए कि 3 जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली है वो भी शामिल है। ठीक है, अच्छा वैसे संथाली जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आपने देखा 12 भाषाएं, लेकिन इसकी कई बार 2 लिपियां मिल जाती हैं, तो सामान्य तौर पर हम इसी को ले रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी है शास्त्रीय भाषाएं? आपकी 6 हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 हैं। फटाफट से आप बता देंगे, यहीं पर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात कर लेंगे। ये शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, चलो, एक तो तमिल, इसके अलावा हम बात करें संस्कृत। ये जो पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ इसको आप थोड़ा सा अलग से लिख लेंगे, संस्कृत। इसके अलावा हम बात करेंगे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत, ये हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा कब मिला, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको नोट करें ऐसे लाइन से, और उसके आगे वर्ष मेंशन करें कि किसको कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तमिल जो है इसको 2004 के अंदर शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है सम्मानित किया गया। संस्कृत की बात करें तो 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसको आप नोट में अपने मेंशन करते रहें। और कन्नड़ जो है 2008 में, कन्नड़ के साथ ही तेलुगु जो है इसको भी 2008 में ये दर्जा प्राप्त हुआ था। मलयालम जो है 2013 में इसको दिया गया था, और उड़िया जो है 2014 में। तो ये वर्ष हैं जब इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, जो भी इसका उपलब्ध साहित्य है वो साहित्य लगभग 15,000 से 2,000 ईसा पूर्व का होना चाहिए। मतलब जब आप ईसा पूर्व की बात करते हैं तो 1500 से 2000, मतलब वही मान लें कि जब संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी उसी के समकालीन सभी भाषाएं होनी चाहिए। तो ये 6 ऐसी भाषाएं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कितनी भाषाएं याद हो गई? 6, 7, 8, 9, 9 तो आपने ऐसे ही निकाल दी। अब देखो बोडो, मैसन, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, बोडो मैसन करके याद कर लें। यहाँ से आपको 4 भाषाएं याद हो जाएंगी। तो आप ऐसे टुकड़ों में करके थोड़ा थोड़ा जोड़कर हिंट के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी याद करने के लिए आप 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे। अब आप नॉर्थ में चले जाइए, उत्तर भारत में चले जाइए, वहां पर क्या बोली जा सकती होगी? कश्मीरी, उर्दू, है ना। इसके अलावा पंजाबी। तो आप उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, उर्दू को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा वहां पर जो क्षेत्र है, मुझे लगता है वहां पर ज्यादा बोली जाती है कश्मीरी और उर्दू। इसके अलावा पंजाबी, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नॉर्थ में आप असम को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो मणिपुर और जो मणिपुरी है उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो आप क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र को डिवाइड करें, और इधर ही जाएंगे तो आप नेपाल भी पा जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो आप पूरा ऐसे कैटेगराइज करिएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। अच्छा, ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। आप, मैंने बोल दिया, इसको आप लिख लें वैसे ही। 2004 है ये 2005 है, ये 2008 है। ठीक है, ये भी 2008 है, ये 2013 है,
और ये 2014 है जब इसको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो एक बार आप फटाफट से इसको रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएंगे 2-3 बार में। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, इसके अलावा कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, है ना। तो जल्दी जल्दी 2-3 बार पढ़ेंगे, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े। चलिए सभी को नमस्कार एक बार फिर से, जो लेट जुड़े हैं। अब थोड़ा सा ना ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सीधे सीधे सवाल बनता है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो बाद में जोड़ी गई भाषाएं, क्योंकि आप देखते हैं शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था 1950 में लागू किया गया था, सवाल बनता है उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। उस समय 14 भाषाएं थी शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में जो और 22 भाषाएं हुई उसको जोड़कर बनाया गया। जैसे, और जोड़ने के लिए आप जानते हैं संविधान में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत सिंधी को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है। इसके अलावा 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को जोड़ दिया गया। और लास्ट वाला जो संशोधन हुआ था 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ठीक है। तो ये 4 भाषाएं सबसे लास्ट में अंतिम जो संशोधन हुआ था भाषा को लेकर 2003 में। और इस तरह से हमारे संविधान की कुल भाषाएं कितनी हो गई थी? 12 हो गई थी। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, शुरुआत में 14, लास्ट में अब जो वर्तमान में है वो 22 हो गई। और कौन से संविधान संशोधन, ये आप वर्ष ना भी याद रखिए, संविधान संशोधन याद रख सकते हैं। 21 और 71 कुछ मिलता जुलता, लास्ट में 1 है तो इसको याद रख लेंगे। सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 4, और 4 यहाँ पर 92 में संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। बोडो डोगरी में आप देख रहे हैं बोडो, बोडो, बो से बोडो, डो से डोगरी, और समय कर सकते हैं या मैसन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इजीली याद हो जाए। तो ये कुछ विशेष बातें भाषाओं के संदर्भ में। और मुझे लगता है आज की क्लास जो है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं बातें, वो सब जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है। इसके आगे कुछ आता नहीं है। संविधान में भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति है, बस वो 4-5 आपको आर्टिकल याद रख लेने हैं। उस आर्टिकल के अंदर क्या बात कही गई है, शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं, 6 याद रख लेनी है। इसके अलावा संविधान में ये जो लास्ट में संशोधन किए गए थे उसको थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। चलिए, तो जितने भी लोग जुड़े थे, सुशीला जी, आकांक्षा जी, राव जी सोलंकी, इसके अलावा सूरज जी, दीक्षा जी, रीमा जी, स्वाति जी, आकांक्षा जी, और वंदना जी, हेमलता जी, से सावित्री जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो क्लास करेंगे प्रैक्टिस की क्लास होगी यूट्यूब पर, आप आइएगा। इसके अलावा अभी बहुत सारी जो एमपी वाले विद्यार्थी हैं उनकी बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो कोशिश करेंगे 1-2 दिन में वो 2-3 दिन क्लासेस करके उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।